देखा था, सप्लाई एनालिसिस देखा था बच्चों, और हमने सप्लाई एनालिसिस में हाथों हाथ ये भी देखा था कि इसमें जो हमने सप्लाई एनालिसिस जितना भी इसके पहला क्वेश्चन था, जैसा फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, कल हमने देखा था कि सप्लाई क्या होता है, कि स्टॉक और सप्लाई, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। फ्रॉम स्टॉक इफ वी सप्लाई एनी कमोडिटी विद द पर्पस ऑफ टू सेल एंड अर्न अ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड अ सप्लाई। अगर कुछ कमोडिटीज अगर हम क्या करते हैं स्टॉक में से मार्केट में लेके जाते हैं क्या के लिए, सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। फिर कल हमने इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई भी देखा था, और मैंने कल आपको ये भी बताया था बच्चों ये चैप्टर एज इट इज लॉ ऑफ डिमांड की कॉपी है, वही क्वेश्चन जो लॉ ऑफ डिमांड में है वही क्वेश्चन यहाँ पे है, वही इंडिविजुअल डिमांड वही इंडिविजुअल सप्लाई, वही मार्केट डिमांड वही मार्केट सप्लाई, दोनों एक ही है, सिर्फ रिलेशन जो है वहां पे और यहाँ पे इसमें फर्क है। वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखा बच्चों, वो पॉइंट देखो, उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, तो उसके बाद में हमने देखा था सप्लाई के बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या देखा था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो क्या बोलते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई, ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस इज लो सप्लाई इज लो, ये कल हमने देखा था। बाद में हमने डायग्राम भी देखी थी, डायग्राम में हमने देखा था SS1 इज कॉल्ड सप्लाई कर्व व्हिच इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप व्हिच इंडिकेट द पॉजिटिव स्लोप एंड व्हिच इंडिकेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। बाद में हमने देखे थे फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, ये ऐसे फैक्टर है जो हमारे सप्लाई को डिसाइड करते हैं कि हमें सप्लाई मार्केट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 25% सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका, इसलिए अभी फिलहाल में तो हम वो नहीं देखने वाले थे। और आज जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों, ये क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन यानी अपवाद, ऐसे कौन से अपवाद है, पहले तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए भैया लॉ क्या है। तो लॉ क्या बोलता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई, ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस इज लो सप्लाई इज लो, यानी बाकी सारी चीजें एक जैसी होती है। वो टाइम पे अगर मार्केट में हमारे कम्युनिटी हमारे प्रोडक्ट का रेट अगर बढ़ता है, उसकी अगर प्राइस बढ़ती है, तो वो टाइम पे हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, ये रूल बोलता है। और रूल ये भी बोलता है कि अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट हमारा गुड्स हमारा क्रॉप अगर उसका जो प्रोडक्शन है उसकी जो प्राइस है मार्केट में, उसकी प्राइस अगर कम होती है तो हम हमारे स्टॉक में से मार्केट में सप्लाई कम करेंगे, हम नहीं लेके जाएंगे, ये लॉ बोलता है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी कुछ उसको एक्सेप्शंस है बच्चों। फिर वो एक्सेप्शन सर कौन से है, वो अपवाद कौन से है, यानी आपका बोलना ये आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ती तब भी हम नहीं बेचते और जब प्राइस कम होती तब हम बेचते, यस, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शंस। जो लॉ ऑफ सप्लाई उसके वो एक्सेप्शन है बच्चों। क्यों एक्सेप्शन बोले गया उसको, उसका कारण है ना रे बेटा। लॉ क्या बोलता है, प्राइस हाई तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, ये क्या बोलता है एक्सेप्शन, प्राइस हाई तो सप्लाई नहीं करेंगे। लॉ क्या बोलता है, प्राइस लो तो सप्लाई नहीं करेंगे, ये क्या बोलता है, प्राइस लो तो सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शंस क्या है वो हम देखने वाले। अब ये एक्सेप्शन कौन कौन सी चीजों में रखते हैं। इन केस ऑफ सम कमोडिटीज द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। कुछ चीजों में उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है कि प्राइस है सप्लाई है, प्राइस लो सप्लाई लो, ये कुछ प्रोडक्ट में कुछ कमोडिटी में नहीं अप्लाई होता। क्यों नहीं होता, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। और ये जो लॉ है सप्लाई का, इसको कुछ एक्सेप्शंस है। और पहला जो एक्सेप्शंस है वो कौन सा है बच्चों, लेबर सप्लाई। अगर हमें लेबर का सप्लाई करना है कि लेबर का सप्लाई होना चाहिए, तो इतना पॉसिबल नहीं है लेबर का सप्लाई करना। क्यों नहीं होता है, देखो, इन द इनिशियल स्टेज लेबर सप्लाई इंक्रीजेस एज वेज रेट इंक्रीजेस। इनिशियल अगर स्टेज पे हम ये पकड़ के चलते हैं कि भैया मार्केट में वेजेस का रेट अच्छा है। देखो कोरोना की वजह से कोविड-19 जो आया था, कोरोना अभी भी है, कोरोना जब आया था सब अपने अपने घर पे चले गए बच्चों। 90% मजदूर लोग जो दूसरे शहरों में काम करने गए थे, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, जितने भी शहरों में बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में हमारे गांव के हमारे जो बहन भाई है ये गए थे काम के लिए। और जब ये बच्चों काम के लिए गए थे, कोविड-19 की वजह से वहां पे फैक्ट्रीज बंद हो गई, खाना पीना नहीं था, तो इसलिए ये कितने दूर से कुछ लोग बच्चों बस से आए, कुछ ट्रेन से आए, कुछ पैदल तक आए बच्चों, कुछ पैदल भी आए। तो बहुत बुरा समय था जो हमारे इंडिया ने हम लोगों ने देखा, उसको फेस किया। भगवान ना करो डबल से ये समय हमारे लाइफ में कभी आए। तो लेकिन ये समय को फेस करते वक्त सारे मजदूर लोग क्या हो गए थे, अपने अपने घर आए हुए हैं और अभी भी है। अब यहाँ पे मार्केट में फिर से इंडस्ट्री शुरू हो गई, फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया,
फिर से नॉर्मल कंडीशन की तरफ हमारा भारत, हमारा इंडिया कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे समय में आपको बता दूं बच्चों, जहां पे हमारा इंडिया क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की राह पे है, आगे कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े, ऐसे समय में काइंड योर इंफॉर्मेशन, उनको लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए। और आज वो रेट ज्यादा देने को तैयार है। वो चाहते भैया पहले 500 रुपए था क्या, अब 600 रुपए रोज देता, आजा काम पे। प्राइस बढ़ चुकी है, बट लेबर का सप्लाई कैसे, आगे देखो। बट एट अ लार्ज लेटर स्टेज, अगर इसके बाद के स्टेज में देखे जाए तो वर्कर सब्स्टिट्यूट लेस्यूअर्स फॉर वर्क, they prefer to earn a some amount of income by working for less hours। अब वर्कर क्या सोचते हैं, भैया मैं कम घंटे में ज्यादा पैसे कमाऊं, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर दूसरे स्टेज पे हम देखते हैं तो वर्कर सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कि जो वर्क कर रहा था उससे कम वर्क में उसको ज्यादा पेमेंट मिलता है क्या, एंड दस द लेबर सप्लाई कर बेंड बैकवर्ड। बेंड बैकवर्ड बोले तो बहिर्वक्र, यानी उसका जो कर एक ऐसा जा रहा था वो ऐसा जाता है बच्चों, समझा क्या। दूसरा, अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लेबर सप्लाई क्यों नहीं कर सकते, मार्केट रेट में रेट बढ़ भी गया बच्चों, तो चलो ठीक है, अभी हम कोविड-19 की कोई कंडीशन कंसीडर नहीं करते, हम एज्यूम करके चलते नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर मार्केट में सप्लाई करना है, मार्केट में लेबर के रेट बढ़ चुके हैं, आज मार्केट में अगर आप देखो बच्चों, रियल में बताता, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं मिलते आपको, आपको कंप्यूटर रिपेयर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा वाले लोग नहीं मिलेंगे, प्लम्बर जल्दी से नहीं मिलता है हमें, कारपेंटर नहीं मिलता है जल्दी से। तो ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जो लेबर्स होते हैं बच्चों, अगर मार्केट में, चलो ठीक है, आज एक काम के समझो, जो कारपेंटर है 20% मजूरी लेता है, कितने परसेंट, 20%। 20% का मतलब आपके घर पे अगर कोई भी काम है कारपेंटर का, अगर आपके घर पे रैक बनाना है, फर्नीचर बनाना है, कोई भी चीज बनाना है, वो टाइम पे कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। आपके घर पे जितना भी सामान आप लाओगे, सपोज आपने 50,000 रुपए का सामान लाया, 50,000 के 20%, दैट इज 10,000 उसकी मजूरी होगी। अब आपको लेबर नहीं मिल रहा, आपने 10 जगह फोन लगाया, सब लेबर कहीं ना कहीं बिजी है। अब आपने क्या किया कि बोला भैया 20% में मैं 25% दे रहा, रेट बढ़ गया मार्केट में, हर एक जन सोच रहा है भैया 25% हम मजूरी देंगे, जितना भी आप काम करोगे उसके ऊपर, तो 25% मजूरी देने के लिए रेडी है। बट मुझे बताओ, एक दिन में बच्चों वो ट्रेन बन सकता है क्या, ट्रेन बोले तो गाड़ी नहीं बोल रहा, ट्रेन गाड़ी नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रेन बोले तो उसका जो वर्क कर रहा है एक दिन में, अगर हम सोचते हैं भैया मार्केट में सप्लाई करना चाहिए, जो लेबर है ये लिमिटेड है और उनकी भी एक एज होती है, अबाउ 18 ईयर्स से 60 ईयर्स, 18 साल से एक 16 के ऊपर भी पकड़ सकते हैं आप, 16 साल के ऊपर और 60 साल के अंदर। तो एक दिन में हम अगर 14 साल का बच्चा उसको 18 साल का या 16 साल का बना सकते क्या, नहीं। अगर चलो भैया 16 साल का वो बच्चा है या 18 साल का बच्चा है, लेकिन एक दिन में उसको पूरी ट्रेनिंग दे सकते क्या कि ये ऐसा करते, ये लकड़ा ऐसा काटते, इसको ऐसा लगाते, नहीं। तो इसका मतलब है अगर मार्केट में रेट बढ़ भी गए तो एक दिन में हम सप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास स्टॉक तो होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि लेबर सप्लाई एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि मार्केट में अगर उसके रेट बढ़ भी जाते हैं तो लेबर एक दिन में तैयार नहीं होता बच्चों, लेबर को ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली सारी चीजें सिखाना पड़ता है, तब कहाँ पे उसको वो जो काम वो करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, इलेक्ट्रीशियन हो या कोई भी, तब उसको वो सारे काम जमते हैं। उसको ट्रेनिंग के लिए कम से कम 4-5 महीने, 6-7 साल, या ऐसा पकड़ के चलो परफेक्ट ट्रेन होने के लिए उसको 1 साल भी लग सकता है, और उसके बाद में आप सप्लाई कर सकते हो। आपने क्या, नहीं भैया प्राइस बढ़ गई, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, अरे कुछ नहीं ना यार, 2 वायर तो जोड़ना पड़ता, चल जाओ, वहां पे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम करना है, चले गया, प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस कर दे तो पूरे घर में आग लग जाएंगी बच्चों। तो इसलिए लेबर का सप्लाई नहीं होता है, और प्राइस कम हो गई तो एकदम से लेबर का सप्लाई हम कम भी नहीं कर सकते। अगर प्राइस कम है, सब लोग मजदूरी कम करें, तो लेबर को ना चाहते हुए भी वहां पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मेरा घर ये मजदूरी से चलता है, भले 100 रुपए की जगह 80 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो काम करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं नहीं करूंगा, 10 लेबर खड़े हैं। तो इसलिए वहां पे अगर मजूरी कम होती है तो भी लेबर का सप्लाई ज्यादा होता है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो एक दिन में हम सप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट दिया उन्होंने सेविंग। इन द इनिशियल स्टेज सेविंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज के इसमें देखे जाए, अगर बैंक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है बच्चों, जो कि नहीं है अभी, आप देखो अभी सब में कम, यानी अभी तक के आज तक जितनी सेविंग आपके घर वालों से लेके तो आज आप तक कर रहे हो बच्चों, यहाँ तक जितनी भी सेविंग की होगी सब में कम रेट अभी है सेविंग की, यानी आपने एफडी भी किया तो आपको 5-6% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन उन्होंने बताया कि सेविंग क्या होता है, कि उन्होंने बताया इन द इनिशियल स्टेज सेविंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बट ऑब्वियस यार, अगर बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे रही तो हम बैंक बट्टे पे पैसा नहीं बांटेंगे, बल्कि वो पैसा कहाँ देंगे, बैंक के पास देंगे, अगर हमें इंटरेस्ट वहां पे अच्छा मिल रहा है तो। एंड बट एट
लेटर स्टेज। लेकिन दूसरे स्टेज में अगर देखे जाए सेविंग डिमिनिशेस एज कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट राइजेस। लेकिन अगर वो क्या करता है, पैसा आ गया तो बच्चों दिमाग में दो तीन चीजें ज्यादा चलती है। कैसे? पैसा आ गया, अरे यार मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए। पैसा आ गया, ये टीवी जूनी दिख रही है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ एलईडी लेना है बिल्कुल 65 या 75 इंच की, है ना। उसके बाद में यार मोबाइल, ये क्या मोबाइल यूज कर रहे हैं यार, इसकी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही है, ऐसा वैसा हो रहा। अब तो मुझे क्या लेना चाहिए, मैंने एप्पल लेना चाहिए, तो भैया एप्पल चाहिए। तो ये जो होता है ना, ये वैसे ही होता है। अगर पैसा ज्यादा आ गया ना इंसान के पास, तो जो चीज से भी काम चलता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दूसरी चीज चाहिए, है ना। तो वही होता है बच्चों। और इसलिए फिर वो क्या करता है, लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा करता है। कंपेरेटिव यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, फिर उसने सेविंग करना चाहिए, बट वो सेविंग ना करके वो पैसे लग्जरियस आइटम के ऊपर खर्चा करता है। घर में भैया कलर अच्छा होने के आदमी भी कलर नहीं करेगा, कार लेगा, एसी बैठाएगा, है ना। तो ये लग्जरियस आइटम के ऊपर खर्चा ज्यादा करता है। और यहाँ पे क्या होता है, दस द सेविंग इज अ लग्जरियस प्रोडक्ट राइजेस। और इसलिए हमारी जो सेविंग थी वो लग्जरियस प्रोडक्ट में चली जाती है, वहां पे लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। दस द सेविंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों ज्यादा दे रही है बैंक, अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हम करने वाले थे उस पर प्राइस यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी मिल रहा, फिर भी हम सेविंग वहां पे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम काय पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लग्जरियस आइटम पे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के लिए क्या है, एक्सेप्शंस है। अब आप बोलेंगे सर लॉ ऑफ सप्लाई तो सर जो कमोडिटी बेचते हैं उसके लिए, फिर ये पैसे का। अरे बेटा पैसे जो हमारे पास है स्टॉक में, गोडाउन में, भगवान को हमारे गोडाउन में पैसे रुके रहे, तो इतने सारे पैसे हमारे पास है, अगर 5-10 लाख रुपए है और 5-10 लाख रुपए हम सोच रहे भैया एफडी करूं कि नहीं करूं, तो एफडी कर रहे हैं तो मार्केट, मार्केट कौन सा होगा पैसों का, बैंक। बैंक एक टाइप का मार्केट होगा, वहां पे आप पैसे लेके जा रहे हैं, आप वहां पे अपने पैसे को रख रहे हो कुछ पर्पस के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो प्राइस ज्यादा, तो आपने जमा कर दिया, प्राइस कम नहीं किया। बट एक्सेप्शन क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा थी फिर भी आपने पैसा वहां डिपॉजिट किया, क्या नहीं, आपने वो पैसा कहाँ किया, लग्जरियस आइटम पे स्पेंड किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेप्शन है। अभी अभी ये देखो कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बैंकों में पैसा रखा। भैया क्या करते हैं, मजबूरी के टाइम पे ये पैसा काम में आता। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन फिर भी लोगों को आजकल लोगों पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आजकल बच्चों लोगों को अगर बैग बट्टे पे पैसे देते हैं तो लोग देते नहीं जल्दी टाइम पे पैसा रिटर्न। इसलिए लोग बोलते हैं अरे भैया 3% ही मिल रहे हैं ना, लेकिन पैसा तो सेफ है बैंक में रख। तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी एक्सेप्शन। इंटरेस्ट रेट बैंक कम दे रही, फिर भी लोग बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब चाहे विड्रॉ कर सकते। यहाँ पे अगर बाहर दिया 1% से महीने का, तो पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सेप्शन है। चलो आगे, नेक्स्ट वन दिया नीड फॉर कैश। अब आपको पैसे की जरूरत है तो देखो, if the seller need the cash urgently then he is forced to sell more even at a less price। अभी बच्चों ये जो पॉइंट है ये हमारे फार्मर लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि फार्मर लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, फार्मर लोग नॉर्मली जिनके यहाँ पे अच्छी 20-25 एकड़ खेती है, ए आप में से किसके यहाँ पे 20-25 एकड़ या 10 एकड़ के ऊपर है, कमेंट में डालो जल्दी जल्दी। अरे एक कितने एकड़ खेती है वो डालना आपको, किसे 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ 100 एकड़। ये 100 एकड़ वाला होगा तो जरूर डालना, मैं देखूंगा कौन है वो, मेरी फीस बढ़ा दूंगा फिर मैं। कम टू द पॉइंट। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आपके पास एक 10-15 एकड़ या 20 एकड़ खेती है, दुकान भी है साइड में, सब चीजें है, बढ़िया घरदार चल रहा, अच्छे गाँव के एकदम रईस में से आते हो आप। अब आपके खेती है, आपके खेत में जो भी क्रॉप आया होगा बच्चों, चाहे वो कॉटन हो, सोयाबीन हो या कोई भी आता होगा, आपने उसको स्टोर कर रखा। मार्केट में जब रेट बढ़े तब आप सेल कर रहे हैं, बिकॉज आपको नेसेसरी नहीं, बिकॉज आपके पास अदर चीजें हैं। लेकिन अब अगर दूसरा ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं बच्चों, तो दूसरा कोई फार्मर है जिसके पास 5 एकड़ खेती है, उसके ऊपर उसका घरदार चलता है, और वो भी उसने बैच से पैसे लाया होगा बेटा। वो खेती में जब उसने कल्टीवेशन किया था तब उसने बैच से अगर पैसा लेके आया होगा और उससे उसने कल्टीवेशन किया, जब क्रॉप आ गया उसको पता है आज 3,000 रुपए का रेट है चने का, जबकि कल चल के 5,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, लेकिन आज उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला बैच के लिए पैसे के लिए खड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज होती है, अगर अर्जेंसी रही पैसे की, अगर घर में बेटी का शादी है, बेटे का एडमिशन करना है एमबीए में, तो वो टाइम पे क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे फार्मर लोग ऐसे होते हैं जिनको न चाहते हुए भी उनको पता है ये रेट में बेच के लॉस है, बट फिर भी वो रेट में उनकी मजबूरी होते हैं वो चीजों को बेचते, बिकॉज अर्जेंसी पैसे की बहुत खराब होती है बच्चों। समझा क्या? चलो आगे, नेक्स्ट दिया एग्रीकल्चर गुड्स। देखो नीड फॉर कैश के नीचे वही पॉइंट आ गया। अब एग्रीकल्चर गुड्स क्या दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिक्वायर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ग्रोथ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो बोलता है कि एक टाइम लगता है उसको बढ़ने के लिए, है ना। आज आपने सीड्स डाल दी तो आज किया जा जाता है क्या? नहीं, उसको एक टाइम पीरियड लगता है। अगर हरभरा भी हम देखते हैं
तो उसको भी एक क्या लगता है, टाइम पीरियड लगता है। दस देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज ओवरनाइट थ्रू देयर प्राइजेस राइजेस। अगर उन्होंने बताया भैया रातों रात अगर प्राइस बढ़ती है तो रातों रात वो प्रोडक्शन तो नहीं हम बढ़ा सकते ना। अभी देखो अभी सब में हाईएस्ट रेट काय के चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? नहीं बता सकते आप? अरे कोई भी एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट बता दो सर मार्केट में अभी के रेट में इसके रेट ज्यादा है। अभी कैरी देखो बच्चों, मैंगो, कैरी 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 जिसका हम अचार खाते हैं बच्चों, कैरी के रेट देखो, अभी नई नई कैरी आने वाली होती है मार्केट में 120 रुपए किलो कैरी शुरू है बच्चों, 120 120 रुपीज केजी, कहीं पे अलग भी हो सकती। मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ, 100 रुपीज केजी है और चिल्लर में 120 रुपीज केजी। अगर 100 रुपए किलो है तो आज कैरी बेचने की इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कैरी महंगी बिक रही है बिकॉज जनवरी महीना है। फेब्रुआरी जान दो बच्चों, मार्केट में 40 रुपए कैरी मिलेंगे आपको, और मार्च अप्रैल में तो आपको 20 रुपए किलो कैरी मिलेंगी। थोड़ा सा अगर आप जाते हो तो 10 रुपए किलो भी कैरी आपको मिल जाएंगी। क्यों? बिकॉज वो टाइम पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कल्टीवेशन जितना करीबा रहता है, जितने भी पेड़ रहते हैं सभी पेड़ों को कैरिया आ जाती है, लगभग मार्केट में सप्लाई अच्छा होगा। तो लेकिन आज रेट ज्यादा है, आज प्राइस ज्यादा है, आज चाहकर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो हम कैरी कौन कर रहे हैं वो कैरी का सप्लाई कर सकते हैं। कच्ची कैरी थोड़ी ना तोड़ेंगे, या इतनी सी कैरी है वो थोड़ी ना तोड़ के हम सप्लाई कर सकते, वो तो पूरी पकी हुई चाहिए। तो ओवरनाइट में बच्चों वो प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। आज अगर आप लेके चलते हो ग्रीन चिली का रेट ज्यादा है मार्केट में, 10 रुपए पाव 40 रुपए किलो। अगर 40 रुपीज केजी है ग्रीन चिली तो रातों रात हम सीड्स डाल दिया भैया आ गए। अभी दिवाली दशहरे पे देखो 150 रुपए किलो फूल बिके थे, तो रातों रात फूल प्रोडक्शन कर सकते क्या? 150-200 रुपए किलो फूल बिके तो नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेप्शन है। जब मार्केट में क्या हो गया बच्चों, एकदम से मार्केट में रेट बढ़ चुके थे तब हम सप्लाई नहीं कर पाए, बिकॉज रातों रात वो प्रोडक्ट नहीं बनता है, एग्रीकल्चर का क्रॉप रातों रात नहीं आता है। और जब रेट कम हो जाते हैं तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, बिकॉज वो ड्यूरेबल रहे तो ठीक है, और पिराइशेबल रहे तो वो कोई भी हालत में आपको बेचना पड़ता है। तो ये भी एक्सेप्शन है सप्लाई को। फ्यूचर एक्सेप्टेशन अबाउट द प्राइस, द सप्लायर विल सप्लाई लेस इवन अ हायर प्राइस एट अ प्रेजेंट व्हेन ही एक्सेप्ट राइजेस इन अ प्राइस इन अ फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। उन्होंने कुछ लोग होते हैं बच्चों, वो क्या सोचते हैं, जैसे कुछ फार्मर्स लोग, तो मैंने बहुत सारे देखा जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, कि उन्होंने फार्मर्स लोगों में मैंने देखा अच्छा हर्षा बजाज 150 रुपए किलो है क्या बेटा? मैंने तो 100 रुपए लाया, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है बेटा। अच्छा 150 रुपए किलो है, चलो ठीक है। अगर 150 रुपए किलो भी है ग्रीन मैंगो हर्षा, तो भी हम, आई एम सॉरी वैशाली, वैशाली अगर बेटा मैंगो के रेट कितने भी बड़े हुए हैं या कितने भी ज्यादा हो, लेकिन वैशाली हम उसको जल्दी से अपनी नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? बिकॉज अगर मैंगोस पेड़ को लगे हुए छोटे छोटे हैं तो हम उसको चाहकर भी उसको सेल नहीं कर सकते है ना। तो चलो मैं आ रहा था नेक्स्ट पॉइंट में, फ्यूचर एक्सेप्टेशन। अगर फ्यूचर एक्सेप्टेशन बोले तो क्या, देखो अभी कुछ प्रोडक्ट होता है बच्चों जो अभी जैसा देखो, अगर अभी आप देखोगे ना कुछ लोगों का चना जो होता है, बूट, बूट जिसको बोलते हैं, यू नो बूट, यस हरबोरा, बूट आया हुआ है, आया हुआ है, वो स्टॉक करे हुआ है कुछ लोगों ने, और मार्केट में अभी रेट ठीक है बढ़े हुए हैं, लेकिन बढ़े हुए रेट है, बट फिर भी हम क्या सोचते नहीं यार थोड़ा सा रुको और रेट बढ़ेंगे, थोड़ा सा और रुको रेट बढ़ेंगे। पहले 3,000 था, अब 3,500 रुपए हो गया, फिर भी हम मार्केट में नहीं बेच रहे। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है नहीं यार रुक जा, थोड़ा सा रेट बढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन होगा, वेन अपना रूल क्या बोलता है, वेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई। बट हम क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने के बाद में भी ये सोच के चल रहे हैं कि अभी नहीं 15 दिन बाद और भी ज्यादा रेट होने वाले हैं तब हम बेचेंगे, जबकि ऑलरेडी आज के करंट टाइम पीरियड में रेट बढ़ चुका है, फ्यूचर टाइम में और बढ़ेगा, ये सोच के अगर आप चल रहे हो तो करंट में रेट बढ़ने के बावजूद भी अगर आप सप्लाई नहीं करते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल बोले तो नाशवंत, विच इज नॉट ड्यूरेबल मोर देन 2 or 3 days. The seller is forced to dispose of perishable goods like vegetable, fruits, egg, etc. even at a lower price. Otherwise, he may incur losses. अभी कुछ फार्मर्स लोग होते हैं जिनको पता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, इटीसी इवन एट ए लो प्राइस, उनको कभी कभी बच्चों ये कम प्राइस में भी बेचना पड़ता। बहुत से लोग यार एग्स कंज्यूम करते हैं, एग्स खाते हैं, बट उनको ये नहीं पता ये एग फ्रेश है या क्या है, और कभी कोई एक कैसा निकलता, कभी कोई एक, तो हमें पता ही नहीं चलता भैया ये एक फ्रेश है या खराब है। कैसे पता चलता बच्चों, कोई बताएगा? आई डोंट नो कि एक फ्रेश, क्योंकि एक का फ्रेशनेस कैसे पता चलता मुझे नहीं पता, रियल में बता रहा हूँ। तो आप में से कोई होगा जो एक कंज्यूम करता होगा
तो वो मुझे बताइए कि सर एक का फ्रेशनेस वो फ्रेश है या थोड़ा सा ओल्ड है, ये इसमें से पता चलता। एनीवन गेस, कोई बता सकता है मुझे? बिकॉज वेजिटेबल फ्रूट्स के बारे में हम बता सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐसा होता है जो फ्रेशनेस है वो पता चलती है, धीरे धीरे उसमें फिर अलग सी स्मेल भी आती है और वो अलग ही दिखता है, मुरझा जाता है वो पूरा सब, है ना। तो वो फ्रूट्स हो गया, एग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए बच्चों, ये क्या होते हैं? अगर फ्रेश आप बेच रहे हो, अगर आज पालक आया, आज अगर बटरफली आई, आज अगर हरभरा आया, आज अगर आप लेके चलते हो कॉर्नफ्लावर, जो भी सारी चीजें होंगे, ये सब चीजें आज आप बेच सकते हो। लेकिन इसके बाद में अगर आप आज के आज उसको आपने खेत में से लिया, उसको निकाला, पोतों में बैग में भर के रख दिया, चाहे ब्रिंजल ले लो आप, या फिर आप ग्रेप्स ले लो, मैंगो ले लो, ऑरेंज ले लो, टमाटे वगैरह, कोई भी पोटैटो वगैरह, या फिर आप स्वीट कॉर्न ले लो, कोई भी आइटम ले लो, उसको आपने जैसे खेत में से निकाला बच्चों, उसको आपको 24 आवर्स के अंदर उसको मार्केट में जाके सेल करना पड़ता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर उसको सेल नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, और इसीलिए फिर वो टाइम पे आप नहीं सोचोगे भैया मार्केट में इसका रेट कम है या ज्यादा है, जो रेट होगा वो रेट में आपको उसको सेल करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इसने तो पता है जवाब दिया, मैंने पूछा तो। अरे पूजा, वेजिटेबल तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट व्हाट आई आस्क यू बेटा, एनीवन गेस हाउ टू रिकॉग्नाइज द एग्स दैट दीज एग्स आर फ्रेश और ओल्ड? रेयर आर्टिकल, article are exceptions to the law of supply because change in a price cannot change their supply। बच्चों जो यूनिक पुरानी चीजें होती है, एकदम यूनिक एंटिक पीस जिसको बोलते हैं, अब एंटिक पीस की करोड़ों रुपए कीमत होती है, अगर ज्यादा ही एंटिक में जाते हो आप तो। अगर एक आधा एंटिक पीस है, अब उसकी अगर प्राइस बोलता भैया 1 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 2, फिर बोलता नहीं 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, बोलता 3 करोड़, तो क्या सप्लाई बढ़ा सकते क्या? बिकॉज एंटिक है इसलिए तो इतने पैसे दे रहा है ना बच्चों, तो हम चाहकर भी उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो कुछ एंटिक प्रोडक्ट जो ऐसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रिंटिंग्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर आप पकड़ के चलो कुछ ऐसे, मैंने एक जगह देखा था कैमरेस थे कुछ, तो कैमरे वो टाइम पे 18 कुछ तो भी 90 के कैमरे देखे थे मैंने, एक म्यूजियम में देखा था। तो उसका सप्लाई थोड़ी ना होता है बेटा, वो टाइम पे बने हुए थे, बने हुए। कुछ ओल्ड कॉइन्स होते हैं जिसके मार्केट में आज रेट ज्यादा है, बट वो ओल्ड कॉइन का हम सप्लाई नहीं कर सकते अगर उसके रेट भी ज्यादा है तो these all things are exceptions to the law of supply। अब दिया assumption, मेरे हिसाब से तो यार पहले assumption क्वेश्चन होना चाहिए था, बाद में exception देना चाहिए था ना। चलो ठीक है, अब assumption देवा है, assumption है ना गुहित कंडीशन, भैया ये सब चीजें हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई देखने को मिलेगा, और ये चीजें नहीं है तो लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अब पहला दिया उन्होंने, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई का रूल क्या बोलता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सप्लाई का रूल बोलता है व्हेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई, व्हेन प्राइस इज लो सप्लाई इज लो। और उसके लिए वो क्या बोल रहा कि पहला एजम्पशन है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या, तो जो जैसा फॉर एग्जांपल ये माउस है, ये माउस अगर बनाने के लिए एक पकड़ के चलो 30 to 40 रुपीज, 40 रुपए से 50 रुपए खर्चा अगर आया होगा, तो ये जो कॉस्ट है इसकी 40 रुपए, बाद में इसमें प्रॉफिट प्लस कर करके 100 रुपए में मार्केट में सेल होता होगा, बट इसकी जो 40 रुपए कॉस्ट है, इसके कॉस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इसके कॉस्ट में बच्चों चेंज आता है तो बट ऑब्वियसली इसके प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में चेंजेस आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर वो टाइम पे रूलिंग प्राइस क्या रहेंगे, वो हिसाब से हम इसको सेल करेंगे। इसलिए पहला एजम्पशन उन्होंने दिया कि नो चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज in the cost will be the change profit of the seller and therefore supply at the same price। नहीं समझा? उन्होंने बताया कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बच्चों चेंज होता है, अब उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले आता था 50 रुपए, कोई चीज को लेके चलते हैं, एक्स नाम की चीज है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 रुपए आता था, 100 रुपए जब प्राइस रहती था हम उसको सेल करते थे क्योंकि 50 रुपीज हम प्रॉफिट कमाते थे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, कितना हो गया, 40 रुपए आ रहा, पहले कितना आता था 50, अभी कितना आ रहा 40। अब प्रॉफिट पहले कितना होता था 50, अब कितना हो रहा प्रॉफिट 60। अब वो और बेचना चाहता है, बट मुझे पता रूल क्या बोलता है, फिर प्राइस है सप्लाई इज हाई। बट यहाँ पे प्राइस हाई हुई क्या, प्राइस 100 पहले थी, आज भी 100 है,
बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले कितना था, 50 था, 50 रुपीज प्रॉफिट पे बेच रहे थे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 40 हो गया, प्रॉफिट 60 हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, ये लालच में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे, बट प्राइस ज्यादा हुई क्या, इसका मतलब है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है वो टाइम पे हमें प्रॉफिट भले ही ज्यादा होता होगा, बट प्राइस बढ़ी क्या, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, और इसलिए ये भी एक उसका एक्सेप्शन है, और ये सॉरी इसको एजम्पशन बोले जाएगा कि नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो प्राइस बढ़ भी गई तो बेचेगा नहीं, बोलेगा नहीं यार इतने प्राइस में तो मुझे बेचने को नहीं पड़ता कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, और प्राइस कम हो रही है लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुआ है फिर भी वो बेच रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। एजम्पशन ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए, 50 रुपए था आज भी 50 होना चाहिए, वो टाइम अगर प्राइस अप एंड डाउन हो रही है और वो अप एंड डाउन प्राइस के टाइम पे फिर अगर इसका सप्लाई मार्केट में अप एंड डाउन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये पहला एजम्पशन। सेकंड, नो चेंज इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, भैया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। पहले आप लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे थे, अभी आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं। पहले लेबर इंटेंसिव मेथड में आपने 40 लेबर एक मशीन लगाई थी, अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड में 4 लेबर बाकी सारी मशीन से 10 मशीन से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। It is assumed that there is no change in the methods of the techniques of production. Improve the technology may increase the supply at the same price. उन्होंने बताया अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, पहले आप लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करते थे, रोज के 500 प्रोडक्ट बनाते थे और आपको उसकी कॉस्ट 50 रुपए आती थी, लेकिन आपने अब जापान से अच्छी रोबोटिक मशीनरी लेके आई और वो रोबोटिक मशीनरी जो है बच्चों, वो रोबोट वाली मशीनरी आपको 1,500 प्रोडक्शन डेली देती है, यानी 150 यानी सॉरी 150, पहले हमने बोला था कितना 500 बोला ना मैंने, यस 500 प्रोडक्ट पहले लेबर इंटेंसिव मेथड देती थी, अब 1500 दे रही, 1500 दे रही है बच्चों। अब 1500 अगर हमें लेबर इंटेंसिव मेथड से ज्यादा मिल रहे हैं तो अब यहाँ पे बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट कम, और इतना प्रोडक्शन हम डम थोड़ी ना करके रखेंगे बच्चों, स्टॉक थोड़ी ना करेंगे, हम तो रोज सेल करेंगे उसको, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस बढ़ रही क्या, नहीं, पहले हम सिर्फ 500 बनाते थे, 400 सेल करते थे, 100 हम इमरजेंसी के स्टॉक के लिए रखते थे। अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन, बिकॉज वी यूज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड एंड दैट्स व्हाई वी इंक्रीज अवर प्रोडक्शन फ्रॉम 500 टू 1500, और इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा 200 क्या करेंगे, साइड में स्टॉक में रखेंगे, 1300 मार्केट में सेल करेंगे। इसका मतलब है पहले हम 400 करते थे, 1300 कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव अगर देखे जाए तो सप्लाई डायरेक्ट कितने से बढ़ गया, हमारा सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर सप्लाई हमारा बढ़ रहा बट वो हिसाब से प्राइस बढ़ी क्या, नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो हमने टेक्नोलॉजी बदल करने की वजह से अगर हम सप्लाई मार्केट में चेंज करें तो वहां पर भी लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता जब आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखना है तो सिर्फ प्राइसेस में बदल होना चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी में भी बदल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन अनचेंज, उन्होंने बताया भैया रिमेन द सेम होना चाहिए या अनचेंज होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी में, यानी गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन या जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी या जो भी मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है तो उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रकार के उसमें चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे गिरेगा और उसका इम्पैक्ट सप्लाई पे भी गिर सकता है, और इसलिए बताया इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इट इज रिमेन द अनचेंज। उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीजें कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, जीएसटी के रेट में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अगर गवर्नमेंट उसमें चेंजेस करती है बच्चों तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो भी सप्लाई ज्यादा होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगा, और यहाँ पे प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं हो रहा, और इसीलिए उन्होंने बताया तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी रिमेन अनचेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। It is assumed that there is no change in the conditions of the transportation facilities, transportation cost. Example, better transportation facility increase the supply at the same price. उन्होंने बताया ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में भी खर्चा नहीं होना चाहिए, ना ट्रांसपोर्टेशन के क्वालिटी में चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो अभी फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई फार्मर्स लोग थे ये अपने गांव से क्या करते थे, बैलगाड़ी पे माल लेके आते थे, ऑक्स कार्ट, जिसको मेरे ख्याल से तो बुलक कार्ट बोलते हैं आई थिंक, है ना, बट आई थिंक ऑक्स कार्ट बोलना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, बच्चों आप हाउ कैन वी कॉल बुलक कार्ट, दैट इज नॉट कॉल्ड बुल, हम बैल लगाते हैं, बैल को क्या बोलते हैं, ऑक्स, तो इट इज कॉल्ड ऑक्स कार्ट, बट हम क्या बोलते हैं, बुलक कार्ट। पहले बुल लगाते थे, बुल यानी क्या, यू नो वेरी वेल, वो पहले आते थे बच्चों, बहुत डेंजर बेल होते थे, उनके सिंग नहीं होता था ना, तो वो लगाते थे पहले, दैट वो टाइम पे उसको बुलक कार्ट बोलते थे।
बट आज भी हम उसको ऑक्स कार्ट को भी बुलक कार्ट ही बोलते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर कोई फार्मर है बच्चों, वो उसके गांव में क्या कर रहा है, कल्टीवेशन करता है, क्रॉप अच्छा आता है, और वो बेचारा बैलगाड़ी से क्या करता है, वो उसको लेके आता है गांव से शहर में बेचने के लिए। अब जितना आएगा उतना लेके आएगा, लेकिन अगर वहां पे अच्छे रास्ते बन गए, रोड फैसिलिटी अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके गांव का अच्छा डेवलप हो गया, तो वो क्या कर रहा है, जहां पे पहले वो जितना बैलगाड़ी में माता था उतना लेके आता था, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में क्वालिटी अगर इंक्रीज हो गई, तो उसके वजह से वहां पे ट्रक आते हैं उसके गांव के पास, वो ट्रक में डंप करेगा पूरा का पूरा और उसको सेल करने लगेगा। फिर बच्चों मुझे बताओ, पहले अगर वो 500 कॉटन बेल्स अगर लाता था, अब वो कम से कम 1000 कॉटन बेल्स लाने लग गया। तो पहले प्राइस कम थी, अब ज्यादा हो गई, ऐसा है क्या? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में, ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी में चेंजेस आने की वजह से, अगर उसके सप्लाई में चेंजेस होता है, तो उसके वजह से लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी सेम होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज है वो भी सेम होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी सेम होना चाहिए, तो ही आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखने को मिलेगा। नो फ्यूचर एक्सेप्टेशन, आपने फ्यूचर एक्सेप्टेशन नहीं करना चाहिए कोई चीज को लेकर। Though also assume that the seller do not accept the future changes in the price of the product, यानी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज क्यों मैं बेचूं। सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है, प्राइस बढ़ी बेच, प्राइस बढ़ी मार्केट में सप्लाई कर, नहीं बढ़ी मत कर, ये होता है। लेकिन फ्यूचर में एक्सेप्टेशन लेके चल रहा, कितने से बढ़े 120, नहीं रुको और बढ़ेंगे। नॉर्मली बच्चों शेयर मार्केटिंग में होता है, लोग क्या करते हैं, देखते हैं 120 होगा, नहीं नहीं अभी नहीं बेचते, बोले नहीं बेचना, शेयर नहीं बेचना, क्यों नहीं बेचना, 120 हुए 140 तक जाएगा, तो लोग क्या करते फिर 140 पे सेल करते, बट गया तो ठीक है, नहीं गया तो ये क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये तो यार हमने पहले से देखा हुआ है, नो चेंज वेदर कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे वेदर कंडीशन में बदलाव होता है और हमारी अगर गुड्स वो वेदर से कनेक्टेड या रिलेटेड है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो कैसे, इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है, देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, there are no natural calamities like floods, earthquake which may decrease supply। उन्होंने बताया वेदर कंडीशन में भी चेंज होना चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल पकड़े चलो, अभी विंटर सीजन शुरू है, एकदम से समर सीजन आ गया, तो विंटर में जो हम सप्लाई करने वाले थे वुलन क्लॉथ्स वगैरह, जो चाय पत्ती कॉफी जो ज्यादा बिकता है, तो वो उसके सप्लाई पे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि अगर वेदर कंडीशन में चेंज होता है, तो अगर सडनली समर शुरू हो गया बच्चों, तो समर शुरू होने की वजह से ये प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई हमारा कम होगा। भले उसकी प्राइस कम हुई क्या, नहीं, प्राइस मार्केट में सेम है, बट ड्यू टू चेंज इन अ वेदर कंडीशन हम चाहकर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों के पास वो स्टॉक में पड़े हुआ है अभी भी। सेकंड, वहां पे उन्होंने दिया नेचुरल क्लैमिटीज नहीं होना चाहिए, जैसा फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बीच में डिक्रीज सप्लाई, अगर वहां कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कंटिन्यू बारिश शुरू है बच्चों, फिर अगर कंटिन्यू बारिश शुरू है, भले उसका मार्केट में देखो डिमांड होगी, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट बिक चुके, अब मार्केट के प्रोडक्ट बिक चुके, अभी मार्केट में रेट भी हो गया, लेकिन कंटिन्यू बारिश की वजह से माल नहीं आ रहा दूसरे गांव से, और माल नहीं आने की वजह से अगर रेट और भी ज्यादा बढ़ रहे, तो भी हम मार्केट में सप्लाई कर पा रहे क्या, नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी, बट कंटिन्यू बारिश होने की वजह से हम चाहकर भी वहां पे क्या नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए उन्होंने इसको बोला एजम्पशन की ये सारी चीजें एक जैसी होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस होता है तो लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे देखने को नहीं मिलता। Prices of other goods remain constant. The prices of the other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other product. अभी हम जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बच्चों बेच रहे हैं, टी एंड कॉफी एज्यूम करके चलो, टी हम बेच रहे हैं मार्केट में, हमारी टी कंपनी है और हम टी बेच रहे हैं। अब क्या होगा, टी और कॉफी के अभी तक प्राइजेस जो थे वो सेम चल रहे थे, 500 दोनों सेम चल रहे थे। तो जैसे 500 पे से फिर 520 होता था, हम मार्केट में सप्लाई अच्छा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कॉफी जो है, कॉफी के रेट बढ़ गए, तो फिर अगर कॉफी के रेट मार्केट में अच्छे बढ़ गए, क्योंकि लोग कॉफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और कॉफी के रेट हो गए 700 रुपए, और हम देख रहे हैं 1-2 महीने से कॉफी के रेट तेजी पे ही है, और चाय के रेट वो के वो है, तो जो प्रोड्यूसर है बच्चों, वो क्या सोचेगा कि यार चाय से अच्छा फिर कॉफी का प्रोडक्शन नहीं करने को पड़ता क्या, सेम सारी चीजें तो अपने यहाँ वही है। तो फिर वो क्या करेंगे, उसके पास की जो रिसोर्सेज है, जिसको लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रीनर बोलेंगे हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कौन से प्रोडक्शन की तरफ ट्रांसफर करेगा, वो कहीं ना कहीं चाय तो कंटिन्यू रखेगा, बिकॉज मार्केट में उसका नाम है, बट उसमें से उसको पता है मार्केट में इतना नहीं बिक रहा है चाय अपना, तो वो क्या करेगा, उसमें से जैसा 20 मजूर होंगे,
20 मशीनरी होंगी तो उसमें से थोड़ी थोड़ी मशीनरी, थोड़े थोड़े लेबर को किधर ट्रांसफर करेगा, कॉफी प्लांट की तरफ, और कॉफी का प्रोडक्शन करेगा, कॉफी का सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, फिर यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम या ज्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड यहाँ पे कम हो रही, डिमांड कम हो रही, बिकॉज क्योंकि प्राइस फिर कांस्टेंट रहेंगी या कम भी हो सकती है, और कम होते वक्त भी प्राइस इसको फिर मजबूरी में वो चाहे वो रेट में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। इसलिए अदर जो गुड्स है ना ही उनकी प्राइस कम होना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए। कांस्टेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इट इज assumed that the scale of production remain constant during the given period of time। आपका जो प्रोडक्शन है, अगर आप रोज का 400 चीजें बना रहे हो तो 400 ही बनाना चाहिए। एकदम से आपने 800 चालू कर दिया तो भी आपके पास स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, स्टॉक ज्यादा रहेगा तो भी आप बेचोगे फिर मार्केट में, भले प्राइस कम हो। या फिर एकदम कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्शन कम कर दिया तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगी, फिर आप बेच नहीं पाओगे, बिकॉज आपके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा। और इसलिए आपका जो प्रोडक्शन है, अगर आप डेली 500 शेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो डेली 500 ही करना चाहिए। और वो टाइम पे जो सिमिलर एक जैसी जो डिमांड है, वो डिमांड को देखते हुए अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, फिर अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता है, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होगा। तो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ये हमने बच्चों एजम्पशन देखा, इसके पहले हमने एक्सेप्शन देखा, अभी हमने एजम्पशंस देखे। अब एक डायग्राम, अब ये डायग्राम तो बच्चों आपको भली बात आती है, कौन सा डायग्राम है पता है ना आपको? याद करो, देखो थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है आपको इसमें से? चेंज इन सप्लाई, वहां पर हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, याद आता क्या? सेम वैसा ही है यहाँ पे, वही है। लॉ ऑफ डिमांड ले लो, लॉ ऑफ सप्लाई, उसका जो कर था वो नीचे आ रहा था, इसका जो कर है वो ऊपर जा रहा। When supply of a commodity change due to the change in other factor at the same price, then it is known as a change in a supply। There are two types of change in a supply। उन्होंने बताया भैया चेंज इन सप्लाई हम किसे कहेंगे, तो चेंज इन सप्लाई हम उसे कहेंगे कि जिसके अंदर अदर फैक्टर, उन्होंने बताया व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज, सप्लाई जो कर रहे थे हम कमोडिटी का उसमें चेंज हो रहा। क्यों चेंज हो रहा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस। प्राइस हमारी सेम है, 100 रुपए किलो था, आज भी 100 रुपए किलो है, बट वो टाइम पे अदर फैक्टर जो है, जो हमने अभी एजम्पशन देखे थे, अदर फैक्टर में चेंजेस हुआ और उसके वजह से हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन सप्लाई। उसमें भी दो प्रकार है, एक है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। देखो अब मैं आपको डायग्राम के ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं एक्सप्लेनेशन तो बताता नहीं हूं ना पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है एक्सप्लेनेशन अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आए तो बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको खुद को आता है। ये हो गई हमारी डायग्राम के। तो चलो ये हमारी डायग्राम दिख रही है, एक तरफ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओ एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस दिखा है आपने, एंड ओ एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइस कितनी है? 10 रुपए। प्राइस दिख रही है बच्चों आपको? प्राइस कितनी है? 10 रुपए। पहले सप्लाई कितना था हमारा? 100। इज दैट क्लियर? पहले सप्लाई कितना था? 100। बट ड्यू टू दूसरी चीजों में चेंज आ गया, चेंज आ गया दूसरी चीजों में, बोले तो वेदर कंडीशन चेंज हो गई। अब हमारे जो आइटम है ये खराब होने वाले हैं। अब एज्यूम करो हमारे पास जो पालक, जो भी हम वेजिटेबल लेके चलते हैं, हमारे पास पालक है, समार है, उसके बाद में जो भी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब है। अब बच्चों हमें पता है आज के आज हम लोग खेत में से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तेज बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश की वजह से वो सारी चीजें खेत में खराब हो जाएंगी, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया? तोड़ के रख दिया। अब अगर जो हमने बच्चों ले लिया है उसको हमें कोई भी हालत में मार्केट में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि रखे रखे वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं? उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, बट मार्केट में प्राइस कितनी है? वो जो कल प्राइस थी आज भी वही है, बट फिर भी हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वेदर कंडीशन खराब हो चुका है, बारिश आ रही है कंटिन्यू। ऐसे टाइम पे ये जो वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम पालक भाजी बोलते हैं, ये सब खराब हो जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसलिए फिर हम न चाहते हुए भी सप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? 10 रुपए, हमें पता है प्राइस वही है, बट फिर भी बच्चों हम सप्लाई कितना कर रहे हैं? यहाँ पे सप्लाई हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब है हमने नहीं चाहते हुए भी 200 किलो या क्वांटिटी हमने सप्लाई किया। इसका मतलब है जो SS1 पहले ये करता,
वो अभी कौन सा होगा, ये वाला हो गया, यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर। तो इसका मतलब है प्राइस सेम थी बट फिर भी सप्लाई हमारा चेंज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ ड्यू टू चेंज इन अदर कंडीशन रादर देन प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। तो वही आप बोलोगे, क्या बोलोगे, OY axis represent price and OX axis represent quantity supply. When price is 10, that time our supply is 100. That is a constant supply and constant price. But due to change in a atmosphere, due to change in a taxation policy, due to change in a technology, due to change in a other conditions, so on a same price, that is price is 10, but also we supply the goods or commodities that is from 100 to 200. These things indicate that other thing change but price is same, but also we increase our supply. Is that clear? ये चीज यहाँ पे दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई, और उसी को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। चलो समझ में आया? फिर इंक्रीज इन सप्लाई क्या बोलेंगे, बाकी सारी चीजें देखो, रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बात ध्यान, बाकी सारी चीजें इक्वल हो सकती थी, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई, व्हेन प्राइस इज लो सप्लाई इज लो। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, एक हमारा लॉ है, काय का लॉ है बच्चों, ये सप्लाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अदर थिंग बीइंग इक्वल जो बोल रहे हैं वही इक्वल नहीं है, उसमें कुछ चेंज हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसी हो सकता है चेंज, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, कस्टमर की चॉइस चेंज हो सकती है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्राइस हमारी पहले भी 100 रुपीज थी, आज भी 100 है, और वो टाइम पे अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, when there is a constant price but also we supply more goods on a same price, that is called increase in supply। तो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है सर, अब अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। ये भी हम डायग्राम के ऊपर से देखते हैं। अब यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई क्या हुआ, देखो डिक्रीज इन सप्लाई बोले तो कोई बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ओवाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस एंड ओएक्स एक्सिस जो है, ओएक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन अवर ऑन प्राइस 10, जब प्राइस कितनी थी 10 रुपए थी, अवर एक्चुअल सप्लाई इज 100 kg। हम कितना सप्लाई कर रहे थे, 100 kg, यानी जब 10 रुपए प्राइस थी सर, हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, 100 kg सप्लाई कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम कंडीशन हमने सप्लाई कम कर दिया। प्राइस 10 ही रुपए थी, प्राइस कम हुई क्या, नहीं। प्राइस 9 रुपए हुई क्या, नहीं। प्राइस 8 रुपए हुई क्या, नहीं। प्राइस इज ₹10, दैट इज अ कांस्टेंट प्राइस, बट आल्सो वी डिक्रीज आवर सप्लाई, दैट इज वी सप्लाई ओनली 50। कितना हम सप्लाई कर रहे हैं, जस्ट 50 कर रहे हैं। और जो SS1 हमारा सप्लाई कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। ऊपर के डायग्राम में क्या देखा, जो हमारा SS कर है ये SS1 की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे जो हमारा कर है ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमने सप्लाई क्यों डिक्रीज किया, देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस, नो, प्राइस इज कांस्टेंट, बट ऑल्सो ड्यू टू सम कंडीशन चेंज, ड्यू टू हो सकता है एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, कंडीशन चेंज हुई, या जो भी चीजें चेंज हुई जो हमने एजम्पशन में देखा, वो चीजें चेंज होने की वजह से अगर हम मार्केट में सप्लाई कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे डिक्रीज इन सप्लाई है, उसको बोलेंगे। अब वेरिएशन इन सप्लाई, अब ये वर्ड तो आपने सुने हुआ है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन, दिखा क्या, चेंज के टाइम पे प्राइस छोड़ के सारी चीजें चेंज होती है, और वेरिएशन के टाइम पे प्राइस चेंज होती है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है। देखो when quantity supply of a commodity change due to change in its price, उन्होंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जब प्राइस में बदल होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस देयर इज आल्सो चेंज इन द सप्लाई, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन इन द सप्लाई।
यानी अगर बाकी सारी चीजें एक जैसी है, वो टाइम पे अगर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो अगर हम सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन इन सप्लाई। प्राइस कम हो रही है तो हम सप्लाई कम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन इन सप्लाई। बट ये दोनों कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है, प्राइस, अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी सर एक जैसी है, वेदर कंडीशन एक जैसी, जो एजम्पशन हमने देखे वो सारे के सारे एक जैसे। तो इसमें भी दो टाइप्स बताया उन्होंने, देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई। पहला है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जिसको हम एक्सपांशन बोलते हैं, और दूसरा बताया उन्होंने कॉन्ट्रेंशन जिसको कम बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं। अब देखो ये भी हम डायग्राम के ऊपर से देखने वाले हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में देखो उन्होंने क्या दिया, अब एक्सटेंशन इन सप्लाई में क्या दिया, देखो उन्होंने क्या बोला कि अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस देयर इज अ चेंज इन अ सप्लाई, बट अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजें एक जैसी। तो वही बच्चों हमारा हमेशा की जैसा, क्या बोलो आप लोग बोला करो, ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस and OX axis represent quantity supply. When price is rupees 10 per kg, that time we supply 100 kg in a market. And on the other hand, when price is increased, that is 20 rupees per kg, that time our supply is also increased, that is 200 per kg, 200 kg. समझा, क्या समझा? जब प्राइस 10 रुपीज थी तब हम कितना सेल कर रहे थे, 100 केजी कर रहे थे, बट जब प्राइस 10 पे से 20 चले गई तब हमारा जो सप्लाई बच्चों ये पे 100 पे से कितना चले गया, 200 चले गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज, अब थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, 20 पे से अगर प्राइस कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, जिसको एक्सटेंशन बोला। एक्सटेंशन में क्या हुआ कि व्हेन प्राइस इज चेंज, प्राइस अगर बदल रही है 10 पे से 20 रुपए हो रही है बच्चों, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और इसलिए ये जो कर होता है ये स्ट्रेट जाता है, वी गेट द एसएस कर विच SS1 कर विच इज अ slope upward, which is a from bottom to top, which indicate the direct relationship between the supply and price. अब दूसरे डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, तो दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रेंशन। कॉन्ट्रेंशन का मतलब क्या होता है कि कम होना, कैसे, अब अपोजिट डायरेक्शन देखो, OY एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, OX एक्सिस रिप्रेजेंट quantity supply. When price is rupees 20, that time our actual supply is 200 kg. But when prices decrease, that is from 20 to 10, that time our supply is also decreased, that is from 200 to 100. This diagram is indicate the contraction of supply. Why? Because SS1 curve is a downward which is from top to bottom, वो top to bottom आ रहा है, ये बात अलग है कि वो right to left आ रहा है, बट वो नीचे आ रहा है। देखो आप यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये देखो ये एरो करेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हो रहा है कि these things indicate that when price is low, supply is also low, and that is called a contraction of demand. समझा क्या? ये सब आपको पढ़ना है बच्चों, ओके? मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैंने आपको अभी बताया वो पूरा। अब हम ये हो गया सप्लाई से रिलेटेड कि भैया सप्लाई क्या था, सप्लाई कम ज्यादा हुआ, सप्लाई एजम्पशंस क्या थे, एक्सेप्शन, यानी अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसे कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई देखा, मार्केट सप्लाई देखा, लॉ ऑफ सप्लाई देखा, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इज हाई सप्लाई इज हाई, व्हेन प्राइस इज लो सप्लाई इज लो। फिर हमने देखा कि उसके कुछ एक्सेप्शंस थे जहाँ पे प्राइस बढ़ने के बाद में भी सप्लाई हम नहीं कर सकते, और जहाँ पे प्राइस कम हुई तो भी हम सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। फिर हमने देखा एजम्पशन यानी ऐसी कंडीशंस अगर होती है फिक्स तो ही वो लॉ ऑफ सप्लाई देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा चेंज इन सप्लाई, जो ड्यू टू अदर थिंग चेंज होने की वजह से, वेयर प्राइस इज कांस्टेंट बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स और अदर कंडीशंस
दैट टाइम इफ आवर सप्लाई इज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. बाद में हमने देखा वेरिएशन इन सप्लाई मींस व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस एंड अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन. इफ सपोज सप्लाई इंक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन, और कॉन्ट्रैक्शन अगर हम सप्लाई कम करते हैं तो. अब हम क्या देख रहे हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक अलग है बच्चों. ये टॉपिक भले उससे रिलेटेड है बट फिर भी ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है. क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई जो कर रहा है ये सप्लाई काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो चीजें हैं. और इसलिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. कि कॉस्ट क्या होती है. अब कॉस्ट क्या होती है, बहुत बार हम जाते हैं मार्केट में, बोलते भैया क्या कॉस्ट है इसकी. अब वो बेवकूफ है सामने वाला जो आपको कॉस्ट बता रहा है, और आप उससे बड़े बेवकूफ है अगर आप उसको कॉस्ट पूछ रहे हो. कि कोई भी कॉस्ट नहीं बताता, क्योंकि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट खर्चा होता है. और प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, एमआरपी. बट हम फिर भी क्या पूछते हैं, भैया क्या कॉस्ट है इसकी. हाउ कैन यू आस्क कॉस्ट, और कैसे क्या वो भी बता सकता भैया 20 रुपए. तो फिर आप बोलेंगे भैया ठीक है ये लो 20 रुपए. बोलेंगे नहीं नहीं 20 रुपए कॉस्ट है, उसमें 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, 25 रुपीज दो. आप बोलेंगे भैया अभी तो आपने, बहुत बार ऐसा होता है बेटा. बट आपको एक चीज बता दो, कॉस्ट ही बहुत अलग चीज है. कॉस्ट यानी, देखो पढ़ लेते पहले. When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use a various input like material, labor, capital, machineries, etc. He has to payment for such inputs, और उसके लिए वो क्या करता है, हमको पेमेंट देता है. And the expenditure incurred on those inputs is known as the cost of production. कॉस्ट यानी क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर मैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं चेयर बना रहा हूँ. अब चेयर बनाने के लिए मुझे मशीन लगेंगी, रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, फैक्ट्री लगेंगी, वाटर लगेगा, कोल गैस इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, उसके बाद में मैनेजर लगेगा, लेबर्स लगेंगे. ये सारे मिलके क्या करते हैं, मेरे चेयर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अब इनके लिए मैं इनको जो रेमुनेशन दे रहा, जो रिवॉर्ड दे रहा, जो अवार्ड दे रहा, ये सब पेमेंट कर रहा हूँ. ये सारा कितने चेयर बने, 1 लाख. कितना खर्चा है भैया, 10 लाख. तो ये जो 10 लाख रुपए लगे बच्चों, ये दैट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो चेयर बनाने के लिए हमने जो चीजों पे खर्चा किया, जो डायरेक्टली खर्चा हुआ, यानी वो चेयर के साथ में डायरेक्ट जो चीजें लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो वो चीज तैयार करने में जो खर्चा लगा, जो पैसे लगे, जो पेमेंट हुआ, उसको बोला जाएगा कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट. और ये कैसे बढ़ता है, अगर हमने 1 लाख चेयर बनाई, 10 लाख खर्चा है. अगर हम 20 लाख चेयर बनाएंगे, उससे ज्यादा खर्चा आएगा. अगर हम 5 चेयर बना रहे हैं, अगर 5 चेयर को 1000 रुपए खर्चा आ रहा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज की 1 चेयर हमें घर में कितनी है, कॉस्ट लगता है. अगर हम 5 चेयर बना रहे हैं तो 1000, फिर 10 चेयर को कितना आएगा, 2000. तो जितना आप पर चेयर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मतलब जितने नंबर ऑफ चेयर बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा. तो वही उन्होंने बताया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. अब इसमें पहला है, वैसे तो पहला बोले जाता बट ये इसमें सेकंड डे है. कॉस्ट के भी 3 प्रकार होते हैं. एक होता है टोटल कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट, तीसरा होता है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट. मैं कॉस्ट के टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कॉस्ट. जबकि आपको ऐसा देवा नहीं है क्वेश्चन, आपको क्लियर दिया कॉस्ट. बाद में टोटल कॉस्ट क्या होती है, देखो. Total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production and service. अब उन्होंने बताया टोटल कॉस्ट क्या होता है भैया, तो टोटल कॉस्ट वो होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा किया जाता है. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आपको भली बात ही पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलता है, रेंट. लेबर को क्या मिलता है, वेजेस. और कैपिटल पे क्या देते हैं, इंटरेस्ट. और बाद में इंटरप्रेन्योर को मिलता है बच्चों प्रॉफिट. लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इनको जो रेमुनेशन दिया जाता है, वेजेस, रेंट, उसके बाद में उसका इंटरेस्ट जिसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और इंटरेस्ट जो हम कैपिटल के ऊपर देते हैं. और ये सब प्लस करके हमें जो खर्चा लग रहा है, टोटल कॉस्ट उसको बोला जाता है. और आगे उन्होंने दिया टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट द वेरियस लेवल ऑफ इनपुट्स. यानी टीसी यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ. टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये समझाता हूँ आपको. देखो फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग मोबाइल बना रहे हैं, एज्यूम करो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. अब हम रोज के 500 मोबाइल बनाते हैं, 500 मोबाइल या 100 मोबाइल पकड़ो, 100 मोबाइल बना रहे हैं. 100 मोबाइल बनाने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए, जिसको हम फैक्ट्री बोलेंगे हमारी.
ठीक है भैया फैक्ट्री, इसका महीने का अगर 30,000 या पकड़ के चलो 3 लाख रुपए रेंट है, या 1 लाख रुपए पकड़ो, 1 लाख रुपए रेंट है, 1 लाख रुपए महीने का रेंट दे रहे। लेबर को महीने का पेमेंट है, हम महीने का पेमेंट दे रहे। मैनेजर को मंथली पेमेंट है, मंथली पेमेंट दे रहे हैं। हमने कैपिटल लेके आया, उस पर मंथली इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। तो ये हो गए फिक्स। इसमें फिर 100 मोबाइल बनो, 200 मोबाइल बनो, मोबाइल चले भी गए तो फैक्ट्री भी वही रहेंगी, लेबर भी वही रहेंगे, कैपिटल भी वही रहेगा, इंटरप्रेन्योर भी वही रहेगा। तो इनको जो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं या जिनके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के साथ में नहीं जाते बच्चों। प्रोडक्ट चले भी गया तो ये चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। मशीन जहाँ की वही रहती, मशीन भले रोज के 100 प्रोडक्ट बनाए या 200 बनाए, मशीन जाती है क्या, मशीन का कोई पार्ट जाता है क्या, नहीं। तो ये होगा फिक्स कॉस्ट। फिर सर वेरिएबल कॉस्ट यानी क्या? फिक्स कॉस्ट यानी बच्चों को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीजें हमें यूज में आती है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मशीन, फॉर एग्जांपल लेबर, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेन्योर। तो ये फिक्स है, ये बार बार नहीं बदलते हम, ये हो गया फिक्स, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट यानी जो प्रोडक्ट को लगने वाले मटेरियल, इसको ग्लास गार्ड लगेगा, इसकी स्क्रीन, इसमें कैमरा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके बनाने के लिए जो भी इनपुट लग रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो जो इसके साथ में इसको बेचते से चले जाएंगे, जो हमारे पास रिटर्न नहीं आएंगे अगर एक बार सेल कर दिया तो वो हो गए वेरिएबल कॉस्ट। समझा क्या? तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। चलो एवरेज कॉस्ट क्या है फिर? एवरेज कॉस्ट रेफर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है बच्चों? 1 लाख रुपए अगर मुझे 1000 समझो 100 मोबाइल मैंने मैन्युफैक्चरिंग किए, 100 मोबाइल मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया और मुझे 1 लाख रुपए खर्चा आया, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया इसमें 40,000 रुपए था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट था 60,000। देखो मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ आपको। फिक्स कॉस्ट 40,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, टोटल कॉस्ट 1 लाख। फिर 1 लाख खर्चा तो लगा भैया, कितने मोबाइल बने? पता चला 100 मोबाइल बने। फिर 1 लाख को अगर हम 100 से डिवाइडेड कर रहे हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, हाउ मेनी? 1000। तो एक मोबाइल को कॉस्ट कितना आया? 1000, यानी एवरेज कॉस्ट कितना आया? 1000। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। यानी जितना आपने आउटपुट बनाया, जो भी प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को टोटल कॉस्ट जिसमें इंक्लूडिंग है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, उसको अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइडेड करते हो तो जो आपको कॉस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। यानी उसको एवरेज कॉस्ट को आप पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं बच्चों इसको, पीपीसी पर प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड पीपीसी। आगे बाद में मार्जिनल कॉस्ट। अब सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जैसे अभी देखो 100 मोबाइल बनाए, इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा आया, यानी एक मोबाइल को आया 1000 रुपए। अब अगर मैं 100 मोबाइल की जगह 110 मोबाइल बना रहा हूं तो कितने एक्स्ट्रा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं? 10। तो 10 मोबाइल के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। कैसे? देखो marginal cost is the net addition made to the total cost by producing one more unit of output। वही उन्होंने बताया कि marginal cost यानी वो cost होती है, उन्होंने बताया कि जहां पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें और कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दिए। जैसे 100 हम मोबाइल बना रहे थे, अब 110 बना रहे हैं, यानी 10 हमने और ऐड किया। फिर 10 मोबाइल बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा वर्कर, एक्स्ट्रा सारी चीजें लगी, और वो अगर हम काउंट करते हैं तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोले जाता है। टीसी यानी उन्होंने बताया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 200। उन्होंने बताया अगर टोटल कॉस्ट 2 प्रोडक्ट की 200 रुपए है तो टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज 240। तो वो बोलता है अगर हम 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है लेबर फिक्स है, मशीन फिक्स है, हो सकता फिक्स कॉस्ट ज्यादा ना लगे लेकिन वेरिएबल कॉस्ट लगेंगी, तो 40 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गया, उसने बताया, तो 240 रुपए लग गया। अब आप बोलोगे ऐसा कि सर 2 यूनिट के 200 रुपए, तो 1 यूनिट 100 रुपए का, तो सर आप तीसरा यूनिट बना रहे तो 300 होना चाहिए सर, 240 ही क्यों है? बेटा फैक्ट्री का रेंट एक प्रोडक्ट के पीछे थोड़ी ना लगता है ना, वो तो फैक्ट्री का रेंट महीने का ही लगेगा, तो वो सेम हो सकता, इसलिए उसका खर्चा 2 प्रोडक्ट के लिए भी फैक्ट्री का रेंट वो लग रहा है और 3 प्रोडक्ट रहे तो भी उसका एक एग्जाम्पल लगता है। जैसे अभी आप हॉल में बैठे हुए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 बच्चे बैठे तो भी वही पढ़ा रहा, 10 बच्चे बैठे तो भी वही पढ़ा रहा। समझा क्या?
हाँ, अब आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब उन्होंने बताया भैया टोटल कॉस्ट जो है 2 प्रोडक्ट का 200 है, अगर हम तीसरा प्रोडक्ट और एडिशनल बना रहे हैं तो हमें पता है तीसरा क्यों बनाने को पूरा, क्योंकि सिर्फ मटेरियल का खर्चा लग रहा है, बाकी लेबर वगैरह तो उतने ही काम कर रहे हैं, तो फिर मटेरियल का खर्चा कितना लग रहा है 40 रुपए, तो हमने 40 ऐड कर दिया। इसका मतलब है फिर मार्जिनल कॉस्ट कैसे पता चला कि टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल जो कॉस्ट है 240 फॉर 3 यूनिट्स, अगर उसमें से हम पहले का जो कॉस्ट था हमारा 200 वो अगर लेस करते तो 40 रुपीज जो आया वो मार्जिनल कॉस्ट है जो वहां पे दे हुआ है, समझा। अब ये पढ़ा बच्चों हमने सब कॉस्ट यानी खर्चे कि भैया ये खर्चा क्या, वो खर्चा क्या, वो खर्चा क्या। अरे बच्चों तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर शुरू है वो चैप्टर सप्लाई का है ना। और आप जो पढ़ रहे हो लेक्चर वो सप्लाई का लेक्चर पढ़ रहे हो, वैशाली और स्पेशली अक्सा। देर इज नो मैटर कि बैनर कौन सा लगे हुआ है, मैटर इज दैट कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने कल क्या पढ़ा था और आगे का क्या पढ़ने वाले। ये खासियत है आप बच्चों की, आपका ध्यान ही नहीं रहता, आप काय पे फोकस कर रहे हैं सर, आप कॉस्ट पे फोकस नहीं कर रहे, आप क्या सर 3A या 3B, अरे आर यू मैड बेटा, वो स्ट्रीम की हमने दूसरी यूज की, दैट इज नॉट मैटर। मैटर क्या रख रहा है हमारे लिए, हमारे लिए मैटर रख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं, है ना। चलो ऑफलाइन में तो डांट खाती हो आप लोग, ऑनलाइन में भी खा रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या, वेरी गुड, कम टू द पॉइंट। जहां नहीं सोचना वहां पे आप लोग सोचते हो, पता है। अब रिप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पे आप लोगों का ध्यान नहीं है बेटा, कम टू द पॉइंट। इसलिए मैं आपकी कमेंट्स कभी पढ़ता नहीं हूँ, आज पढ़ रहा था लकीली बिकॉज वो चैप्टर वैसा था तो उसमें भी आप कमेंट कुछ भी करते हो। चलो आगे, आपका फॉल्ट नहीं है। कम टू द पॉइंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, कॉस्ट देखा कि खर्चे अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के खर्चे देखे। अगर कॉस्ट बेटा 4 टाइप के तो बट ऑब्वियसली रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम यानी उत्पन्न, उत्पन्न भी हमारा 4 टाइप का होना चाहिए। तो देवा है क्या, नहीं भैया वहां पे तो सिर्फ 3 ही देवे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब है उत्पन्न। Revenue refer to the amount received by a firm from the sale of given quantity of a commodity in the market at a various prices। इन्होंने बताया रेवेन्यू मतलब वो होता है कि जहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट को मार्केट में जो रनिंग प्राइस चल रही है वो प्राइस से अगर हम बेचते हैं, सेल करते हैं तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों रिसिप्ट, रिसिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। तो इसलिए उन्होंने रेवेन्यू का एक फॉर्मूला दिया, रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, कि जो हमारी क्वांटिटी है उसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू। फिर सर टोटल रेवेन्यू क्या, टोटल रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, दस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस। जैसा फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने, इफ अ फर्म सेल 15 tables at a price of 200 per table, then the total revenue will be 15 table multiplied by 200, that is 3000। उन्होंने बताया टोटल रेवेन्यू यानी जहां पे आप टोटल क्वांटिटी जितने प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको पर प्राइस से, पर प्रोडक्ट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो रेवेन्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू रेफर टू द रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी जितना आपको रेवेन्यू आया, अब आपको पता चला 5000 रेवेन्यू आया, कितने का एक टेबल था, 100 रुपए का, तो आपने क्या किया, टोटल रेवेन्यू जो भी रिसिप्ट हुआ 100, अगर आपने एक जो टेबल की कॉस्ट है वो 100 रुपीज है एज्यूम करके चलते हम, 5000 रेवेन्यू आया, 5000 को अगर आप 100 से डिवाइडेड करें तो नंबर ऑफ टेबल मिलेंगे, या नंबर ऑफ टेबल को अगर आपने क्या किया 50 से डिवाइडेड किया तो भी आपको पता चल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू क्या आया। यानी जितना आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो रेवेन्यू को नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने सेल किए, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट से अगर आप डिवाइडेड करते हैं तो आपको पर प्रोडक्ट कितने पैसे रिसीव हुए वो आपको पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेल ऑफ 15 टेबल रुपीज 30,000, देन द एवरेज रेवेन्यू विल बी 3000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 200। अब इसमें लेवा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो पहले आप 15 टेबल बेच रहे थे तो 3000 रुपए मिले,
अब एडिशनल 15 तो बेच रहे, लेकिन वो बोले भैया एक टेबल होगा तो और दे दो, तो आपने देखा एक टेबल है, हाँ भैया स्टॉक में, चल ले ले, तो फिर उसने एक टेबल के और एक्स्ट्रा ऊपर से पैसे दिया, यानी 3000 तो दिया, बाद में 200 और दे दिया, तो वो गया मार्जिनल रेवेन्यू। यानी पहले जो फिक्स क्वांटिटी वो तो सेल कर रहे थे, बट सामने वाले ने एडिशनल क्वांटिटी डिमांड किया, बिकॉज ऑन टाइम उसके यहाँ पे और कस्टमर बढ़ गए, उसने ऑन टाइम डिमांड किया, फिर ऑन टाइम डिमांड करने की वजह से ऑन टाइम अगर हम एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं तो वो टाइम पे जो एक्स्ट्रा हमें रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक क्या होता है मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में, सप्लाई भी आपको बताया था। सप्लाई एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई, हमने अभी देखा था। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई, बाद में एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ये सभी आपको पता है, तो ये कंपलसरी आते हैं बच्चों, इसमें कुछ छूटता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी चांस मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इसमें 25% सिलेबस के हिसाब से 2021 को जो एग्जाम आने वाले उसमें रिड्यूस किया गया, तो डोंट टेक एनी चांस। और आपकी खुद की आईएमपी देना बंद करना है आपको, अपनी पर्सनल आईएमपी नहीं यूज करना है वहां पे, नहीं तो इसमें से कम होगा क्या, नहीं बच्चों, जो सिलेबस है पूरा रीड करो, पूरा लर्न करो, पूरा टेस्ट दो। ओके, तो आज हमने हमारा 4th नंबर का जो टॉपिक है बच्चों वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ने जैसा है। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।